जिस स्पीड से इंसान बढ़ रहे हैं उस रेशियो में गाय भैंस की संख्या नहीं बढ़ रही है। और एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जब कोविड हुआ, कोरोना के समय में सब कुछ बंद था, सारी दुकानें बंद, मैरिज हॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद, चाय की दुकानें बंद, न मिठाई बन रही, कुछ नहीं हो रहा था। आपने कहीं सड़क पे दूध फैलते हुए देखा क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। हमारे देश में इतना ही दूध पैदा होता है कि जब पूरा देश बंद हो तो लोगों को पीने के लिए मिल जाए। आपने कभी कल्पना सोचा नहीं कि कोरोना के समय में दूध कहीं फैला तो नहीं, सब लोग पी गए। अब जब कोरोना के बाद सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, शादी विवाह भी हो रहा है, होटलें भी चल रही हैं, तो फिर वो गाय भैंस ने दूध बढ़ाया तो नहीं? तो दूध आ कहां से रहा है? गाय और भैंस का जितना दूध कोरोना में था उतना ही अभी भी है। जो जितना 4 लीटर 5 लीटर पहले दे रही थी उतना अभी भी दे रही, तो बढ़ा कैसे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैं आप लोगों से आग्रह ही कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, दीनदयाल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी इसकी रेपुटेशन है, आप यहां से एक इनिशिएटिव शुरू करें, मन में एक कोई चीज ले लें और उसके ऊपर लिखना शुरू करें। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा होते हैं, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। चीन जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भारत जिसका चीन का क्षेत्रफल 1/3 है, वहां 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अमेरिका जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 11,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भारत में कितने हो रहे हैं? 90,000। कनाडा जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां 4,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारे यहां 90,000। ब्राजील जिसका क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, वहां पे भी 8,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, और हमारे यहां कितने पैदा हो रहे हैं? 90,000। किसी की भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। किसी की सरकार आ जाए, सबको मकान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। 5 साल में सरकार पूरा अगर दम लगा दे तो 2 करोड़ घर बना सकती है, और जब तक 2 करोड़ घर बनता है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। एक पंचवर्षीय योजना में मकान कितने बने? 2 करोड़। और एक पंचवर्षीय योजना में बच्चे कितने पैदा हुए? लगभग 16.5-17 करोड़। इस 16.5-17 करोड़ में ज्यादातर वो पैदा हो रहे हैं जिनके पास वास्तव में पहले छत ही नहीं है, 1 कमरे के मकान में 2 कमरे के मकान में रह रहे। और आप सोच रहे होंगे बच्चे, यही दिल्ली में चले जाओ, सकूर बस्ती चले जाओ, सीमापुरी चले जाओ, ऐसे बहुत सारे ओखला वाले एरिया में चले जाओ, 17 बच्चे 18 बच्चे, अरे मैं तो 23-24 बच्चों वाला परिवार भी जानता हूं। एक माँ बाप के 24 बच्चे, मां को पता ही नहीं उस सारे बच्चों का नाम क्या है, बस उसको उसने काउंट कर रखा कि 24 हैं बस। ये हालत हो गई है। कोई सरकार आ जाए कुछ नहीं हो सकता, और हम क्या हर चीज के लिए सरकार को रोकते? अरे गरीबी बढ़ रही है, देखो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखो वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखो नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है। जानते हैं दिल्ली में जहां ग्राउंड वाटर 40 फीट नीचे था वो 200 फीट नीचे चला गया है। आप सब कुछ ला सकते हो, पानी कहां से लाओगे जब जमीन का पानी खत्म हो जाएगा? तो बाद में सीवर वाला पानी रिसाइकिल करके नीचे जाएगा, उसी को आप पियोगे। आप सोचो ग्राउंड वाटर पी रहे हो, आप सीवर वाला रिसाइकिल पानी पी रहे हो। पानी जब खत्म हो जाएगा, सरकारें कुछ भी सब कुछ कर सकती है, आपको शुद्ध पानी वहां नीचे पानी थोड़ी लाके दे सकती हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप यंग हैं, आप युवा हैं, आप लोग इस ऐसे विषयों पे थोड़ा चिंतन करिए, आधे घंटे का टाइम लगाइए, डिस्कस करिए आपस में। अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है, ये प्रॉब्लम है, इसका रूट काज क्या है। और एक बात और, भारत भगवान श्री राम का देश है, भारत भगवान कृष्ण का देश है, भगवान महावीर भगवान बुद्ध का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह का देश है। सारे देवी देवताओं ने कहाँ जन्म लिया? भारत में। और भारत के लोग पलायन कहाँ कर रहे हैं? सिंगापुर। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? दुबई। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? अमेरिका। भारत के लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं? उन देशों में जहां 50-60 साल पहले कुछ था ही नहीं। आपने कभी सोचा कि भारत में इतना करप्शन क्यों है? जहां पूरी जिस देश में हरिश्चंद्र पैदा हुए, जिस हरिश्चंद्र की कहानियां पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, उनके देश में इतनी समस्या क्यों है? आपने कभी सोचा कि भारत में इतनी घूसखोरी कमीशनखोरी क्यों है? इतनी जमाखोरी मिलावटखोरी क्यों है? इतनी कालाबाजारी, इतना नशा तस्करी क्यों है? इतनी मानव तस्करी क्यों है? इतना अवैध हथियारों का कारोबार क्यों है? इतनी गौ तस्करी क्यों है? इतनी गद्दारी क्यों है? इतने जासूस यहाँ क्यों पकड़े जाते हैं?
इतनी मक्कारी क्यों है, इतनी हरामखोरी क्यों है, इतनी कामचोरी क्यों है, इतना माओवाद क्यों है, इतना नक्सलवाद क्यों है, इतना अलगाववाद क्यों है, इतना आतंकवाद क्यों है, इतना धर्मांतरण क्यों है, इतना झूठ फरेब क्यों है, इतना यहाँ घटतौली क्यों है, इतना भारत में नक्काली क्यों है, भारत में इतनी चोरी डकैती क्यों है, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी क्यों है, साइबर फ्रॉड क्यों है, हवालाबाजी कबूतरबाजी क्यों है, पत्थरबाजी क्यों है, तोलाबाजी क्यों है, जातिवाद क्यों है, भाषावाद क्यों है, क्षेत्रवाद क्यों है, पंथवाद क्यों है। इसमें से कौन सी समस्या दुबई में है जरा मुझे बताना, इसमें कौन सी समस्या सिंगापुर में है मुझे बताना, इसमें कौन सी समस्या जापान में है मुझे बताना। ये सब कुछ भारत में क्यों है? भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। मनुष्य तभी अच्छा काम करता है शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। खौफ नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा उसको फ्रीडम मिलेगी, वो बेलगाम हो जाएगा, कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। वही सांड जब ठीक से रखा जाता है उसको बांध के तो खेत में जुताई करके फसल पैदा करता है, और वही सांड जब छोड़ दिया जाता है तो सड़क पे जाके दो चार लोगों को मार मार के रोड एक्सीडेंट भी कर देता है। आपको अगर रेड लाइट ना हो तो कल्पना करिए, अगर ट्रैफिक के नियम ना हो तो कल्पना करिए, अगर रेड लाइट आपके फ्रीडम को रोक रही है, आपकी अपनी स्पीड को रोक रही है, आपको जाने आने में रोक मजबूर, आपकी फ्रीडम रुक रही है, लेकिन वो रेड लाइट आपको क्या कर रही है, ट्रैफिक लाइट आपको क्या कर रही है, आपके जीवन को बचा रही है। इसलिए रेगुलेशन जरूरी है, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है, यहां झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। यहां नेता इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि झूठ बोलना कोई ऑफेंस नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखिए, जातियों के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। भाषा के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। क्षेत्र के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। अगड़े पिछड़े के आधार पर कौन बांट रहा है? नेता। और क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता क्यों चाहिए? कि सांसद विधायक तो छोड़ो, अगर पार्षद प्रधान भी बन गए तो 5 साल में एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर, एक बोलेरो आ जाएगी। जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा कि जो प्रधान बनते हो पहला काम क्या करते हैं? स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर ही खरीदते हैं। पहले बुलेट लेते हैं। देखो ये भी है। तुम बिहार के हो क्या? यूपी? हाँ, वहां बुलेट भी लेते हैं। सही कह रहे हैं। यूपी बिहार वाले पहले बुलेट लेते हैं। पहले साल में बुलेट लेते हैं, अगले साल स्कॉर्पियो लेते हैं। 5 साल में सारी गाड़ियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। जिस देश में भ्रष्टाचार और झूठ सबसे जघन्य अपराध था, उस देश में भ्रष्टाचार एक आम चीज हो गई। अब तो लगता है अच्छा भ्रष्टाचार करे तो ठीक है, किया तो किया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, ठीक है, हो तो हो गया। 1,76,000 करोड़ का कोयला घोटाला 2G हो गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। भारत का जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है, भारत का पुलिस सिस्टम सड़ चुका है, भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सड़ चुका है, और भारत की शिक्षा व्यवस्था वही गुलामी वाली चल रही है। तो बदलाव तब आएगा जब व्यवस्था बदलेगी। एक बात याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर कौन जाता है? टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, वैक्सीन जाती है। जब तक ये दवा इंजेक्शन अच्छी नहीं होगी, वैक्सीन अच्छी नहीं होगी। और कैसे, उसका एक उदाहरण बताता हूं। आज की डेट में सर हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ड्रग। मतलब पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे ड्रग बिकती थी, कॉलेज लेवल पे आई, आप तक 10वीं 12वीं के स्कूल में ड्रग बिकने लग गई। चरस, अफीम, कोकीन, गांजा स्कूलों में मिलने लग गया। और पहले खरीदने जाना पड़ रहा था, आजकल ऑनलाइन मिल रहा है। अभी मेरे लेटेस्ट जानकारी में आया कि 4-5 वेबसाइट है, वहां पे कहने को खानपान का सामान मिलता है, लेकिन उस खानपान के साथ ड्रग मिलती है। बाकायदा कोड है, गांजा का कोड वर्ड पिज्जा, चरस का कोड वर्ड समोसा। तो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन माता पिता क्या सोच रहे हैं? बच्चा तो पिज्जा मंगा रहा है, पिज्जा आ भी रहा है,
पिज्जा का पूरा पैकेट भी आ रहा है, लेकिन उस पिज्जा के पैकेट के साथ छोटी सी पुड़िया और भी रखी हुई है। माता पिता क्या सोच रहे हैं, अच्छा बच्चा ऑनलाइन मंगा के उसने तो चिप्स मंगाया, चिप्स आ भी रहा है, लेकिन चिप्स साथ एक छोटी पुड़िया और भी आ रही है। सिंगापुर में सर एक व्यक्ति गांजा लेके चला गया, मात्र 1 किलो गांजा। आप लोग गूगल कर लेना, सिंगापुर 1 kg गांजा और फांसी, सीधे उठा के फांसी दे दिया। है किसी की हिम्मत सिंगापुर में दोबारा गांजा लेके जाने की? नहीं। और भारत में कुंटल के कुंटल गांजा रोज दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। क्यों? खौफ नहीं है। खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि दवाई नहीं बदली गई है। जब तक दवा नहीं बदलेगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। लाखों माता पिता इस नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी अपने पतियों से परेशान है, नशेड़ी भाइयों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग खपत भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा खपत भारत में हो रही है। ये हमारे लिए खतरा है। यंग जनरेशन नशेड़ी हो जाएगी, यंग जनरेशन ड्रग में डूब जाएगी, फिर बचेगा क्या हमारे पास? 2-2 बच्चे, उसमें एक नशेड़ी हो गया तो आपके परिवार के पास बचा क्या? अब उसमें कुछ लोगों की लॉजिक होती है कि भाई ठीक है अपने आप को संभाल लो। मेरा कहना ये है, इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, इस हॉल में जहरीला धुआं अगर भर जाए और आपको कोई कहे अपनी नाक दबा लो, तो नाक सबसे नाक दबाना अच्छा है या जहरीला धुआं जहां से आ रहा है उसको वहीं रोक देना अच्छा है? क्या करना चाहिए? जोर से बताइए जरा। जहां से आ रहा है वहीं रोक देना चाहिए। अरे 100-200 को फांसी पे टांगो ना, 100-200 ड्रग स्मगलर को फांसी पे टांगो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भारत में दोबारा कदम रखने की, लेकिन टांगना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश देखिए हमारे जो माइलॉट्स हैं उनको भी ह्यूमन राइट की चिंता ज्यादा है। किसके ह्यूमन राइट की चिंता? अपराधियों की। मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी किया जाए, तो कहने लगे आर्टिकल 20 का वायलेशन हो जाएगा। आर्टिकल 20 किस लिए बना? आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आर्टिकल 20 बना कब? 1950 में। वो इस पर्पज के साथ बना था कि उसके पहले अंग्रेज जो पुलिस थे, वो पुलिस वाले लाठियों से मार मार के खुद ही अपना गुनाह कबुलवाते थे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 में कह दिया भैया कि कोई जो है खुद अपनी गवाही के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल 20 में ये थोड़ी रोका हुआ है कि आप जो है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। कर सकते। कई बार ऐसे लगता है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट बन जाएगा तो ये जो बोरियों में नोट का भर भर के मिलती है ना, उसके असली वाले को नाम आ जाएगा। अभी दिल्ली में हुआ था ना, बोरों के नोटों की बोरी मिली थी ना होली के दिन। कितने लोगों को पता है? होली वाले दिन जज साहब के यहाँ नोटों की बोरी मिली थी। और अभी तो एक जज साहब बदनाम है। अगर उनका जज साहब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाए तो पता चला पूरी चेन बन जाएगी कि किसने दिया, क्यों दिया, कौन से मुकदमे के फैसले के दिया, कौन का चर्चा लोग और उसमें फंस जाएंगे। इस देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट इसीलिए नहीं बन रहा है कि पूरी सबकी ना वो सबकी जन्म कुंडली बाहर आ जाएगी, नहीं तो बनना चाहिए था। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, एक आतंकवादी था। उससे पूछा तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। आतंकवादी इतना ईमानदार हो सकता है क्या भारत में? जरा जोर से बोलिए। नहीं। अमेरिका का आतंकवादी भी ईमानदार है। उससे पूछा रेकी किया? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों? बता दिया, क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। उसने ईमानदारी से कह दिया रेकी किया तो 5 साल की सजा होगी। अगर कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता, फिर उसको 15 साल सजा होती या 20 साल सजा होती। इसलिए बोला हाँ जी कर दिया, हाँ किया। ये फर्क पड़ता है। सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होए न प्रीत, ये भारत का सिद्धांत रहा है। मैं आप सारे युवाओं से आग्रह करता हूँ, सारे गुरुजनों से आग्रह करता हूँ, सारे अध्यापक जन से आग्रह कर रहा हूँ, भारत की व्यवस्था बदलवाने में सहयोग करिए। भारत की व्यवस्था बदलवाने में आप अपना आगे आइए। और अंत में आप लोग जरा पीछे खड़े हो जाइए, एक नारा लगाइए खड़े होके।